इसके पहले की कक्षाओं में हमने डॉक्टर तुलसी की रचना मुदहिया जिसका प्रकाशन वर्ष 2010 ईस्वी में हुआ था, उस पे हम लोग अपनी बातचीत की थी। इस बातचीत के शीर्षक में हमने 3 कक्षाओं में उनकी जो मुदहिया आत्मकथा है उसमें जो भी उपशीर्षक के माध्यम से जीवन में जो घटित घटनाएँ हुई हैं उस पे हम लोग बातचीत किए थे। आज उसी उपशीर्षक के अंतर्गत हम लोग भूतही नागिन उपशीर्षक के माध्यम से अपनी बातचीत करेंगे। भूतही नागिन उपशीर्षक में उन्होंने डॉक्टर तुलसी यानी कि उन्होंने भारत और चीन उसके समय जो युद्ध हो रहा था उसको अपनी उपशीर्षक के माध्यम से पाठकों के सामने प्रस्तुत किए हैं। छठवां उपशीर्षक जिसे आत्मकथा छठवें उपशीर्षक चले बुद्ध की राह में लेखक ने अपने ऊपर पड़े राहु सांस्कृत्यायन के प्रभाव को चित्रित करते हैं। छठवें उपशीर्षक के अंतर्गत चले बुद्ध की राह में लेखक अपने ऊपर राहु सांस्कृत्यायन के जो प्रभाव पड़े हुए हैं उसको चित्रित करते हैं। इस उपशीर्षक के माध्यम से उन्होंने बैरागी गौतम बुद्ध के विचारों को अपनाए और अपने ऊपर उनके प्रभाव का चित्रित भी किए हैं। इस उपशीर्षक के माध्यम से लेखक जिस स्कूल में पढ़ते थे उस स्कूल के एक शिक्षक अपनी एक छात्र से प्रेम करते थे, यानी कि इस उपशीर्षक के अंतर्गत लेखक जिस स्कूल में पढ़ते थे उस स्कूल के एक अध्यापक अपनी छात्र से प्रेम करते थे। शिक्षक लेखक के माध्यम से यह वहाँ प्रेम पत्र पहुँचाते थे, यानी कि लेखक शिक्षक के कहने के माध्यम से जो प्रेमिका छात्र थे उसके घर वह प्रेम पत्र पहुँचाते थे। लेखक अपने गांव के लाल बहादुर सिंह के साथ लेखक अपने गांव के लाल बहादुर सिंह के साथ चिरैया कोटा में जाकर शराब पीते थे, जिसके कारण घर वाले खूब पिटाई करते थे। यानी लेखक लेखक लाल बहादुर सिंह के साथ चिरैया कोटा में जाके शराब का सेवन करते थे। इस आत्मकथा के माध्यम से यह वर्णन किया गया है कि 10वीं की पढ़ाई का जो खर्चा था लेखक और लेखक के परिवार उस खर्चा को उठा पाने योग्य न थे। यानी कि आत्मकथा के माध्यम से लेखक ने वर्णन किया है कि 10वीं वर्ग की पढ़ाई की खर्चा चिंतामणि सिंह जो स्कूल के अध्यापक थे उन्होंने 10वीं की पढ़ाई की खर्चा अपने जेब से दिया, यानी कि डॉक्टर तुलसी की सहायता चिंतामणि सिंह ने 10वीं की पढ़ाई पूरा करने के लिए किए। इस जो अंतिम उपशीर्षक है यानी कि आत्मकथा का जो अंतिम उपशीर्षक है आजमगढ़ में फाकासी जिसमें लेखक ने महाविद्यालयों और शिक्षा व्यवस्था पे चर्चा की है। इस उपशीर्षक में लेखक ने डीएनबी कॉलेज जिसमें आरएसएस द्वारा किए जाने वाले जातिवादी टिप्पणी को बड़ी बेकाबी से प्रस्तुत किया है। यानी कि डीएन कॉलेज में जो भी आरएसएस के द्वारा संचालित होती थी उस पे जातिवादी जो टिप्पणियाँ होती थी इसको बहुत ही मार्मिक या बेकाबी ढंग से प्रस्तुत किया है। उस समय जो भी गरीब वर्ग के विद्यार्थी थे उनको अध्ययन करने के लिए उच्च शिक्षा में स्कॉलरशिप के रूप में 162 रुपये मिलती थी और यह स्कॉलरशिप 6 महीनों के बाद आती थी, लेकिन 162 रुपये की राशि के रूप में आती है। तो जब लेखक यानी कि डॉक्टर तुलसी को जब स्कॉलरशिप के रूप में 162 रुपया मिला तो उनके एक मित्र जिनका नाम देवराज सिंह था उन्होंने चाकू की नोक यानी कि चाकू का भय दिखाकर 81 रुपये छीन लिए। यानी कि जो सहयोग की राशि तुलसी को 162 रुपया वजीफा या स्कॉलरशिप के रूप में मिला था उस राशि में उनके मित्र देवराज सिंह
चाकू की नोक पे 81 रुपये इन्होंने छीन लिए। वस्तुतः यह भी कहा जाता है कि यह आत्मकथा हिंदू धर्म और संस्कृति की जो विद्रुपता और क्रूरता है उसका एक ज्वलंत दस्तावेज है, जिसमें जाति पात, ऊंच नीच, देश भावना, राग विदेश ऐसी अनेक तमाम प्रसंगों को चित्रित किया गया है। और यह भी पाठकों के सामने प्रस्तुत किया गया है कि जब देश में इस प्रकार की विद्रूपताएं रहेंगी तो एक सशक्त भारत या एक अखिल भारतीय स्तर के राष्ट्र का निर्माण कैसे किया जा सकता है। इस कथा के माध्यम से या इस आत्मकथा के माध्यम से जो जातिवादी और जो शारीरिक विकलांगता है जिसके कारण प्राय तुलसी को कनवा कहा जाता है, उससे भी अपमान का एक प्रतिकार का भावना बचपन में ही लेखक के मन में विकसित की जाती। वस्तुतः कहा जा सकता है कि यह आत्मकथा एक सामरिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से समाज का एक जलता हुआ ज्वलंत दस्तावेज है, जिसमें नस्लवाद, जिसमें जातिवादी, ऊंच नीच और यहाँ तक कि राग ब्रेक का भावना विकसित हुई है। डॉक्टर तुलसी के सामने सबसे बड़ी विकट समस्या ये थी कि स्कूल में पानी पीना, यानी कि डॉक्टर तुलसी के सामने सबसे बड़ी विकट समस्या थी कि वह अध्ययन के दौरान स्कूल में या दलित जो भी बच्चे थे उनके सामने यह सबसे बड़ी समस्या थी कि पानी को कैसे पिया जाए स्कूल में। तुलसी ने आत्मकथा में पारूपुरा गांव का जिक्र किया है। पारूपुरा गांव जिसमें एक मुसहर परिवार भी रहता है, उसका इन्होंने जिक्र करते हुए कहते हैं कि जो पहले भोजन पलाश के पत्तों पे, यानी कि प्रायः शादी या अन्य सामूहिक कार्यक्रमों में भोजन पलाश के पत्ते पे भोजन किया जाता था, उसपे अगर कुछ जूठा काछा बच जाने के उपरांत जो मुसहर परिवार था उसमें झाड़ झाड़ कर भोजन को इकट्ठा करता था। यह अपने आप में आज़ाद भारत की और जो हम अखिल भारतीय स्तर पे अपने को बड़ी बड़ी उपलब्धियों के रूप में गिनते हैं, वह उसका एक देखा जाए तो पत्रकार के रूप में हमारे सामने वह प्रस्तुत करते हैं। इस आत्मकथा के माध्यम से तुलसी ने रामचरण भैया की तुलना, प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। इस आत्मकथा के माध्यम से डॉक्टर तुलसी ने रामचरण भैया की तुलना संस्कृत के ग्रंथ मृच्छकटिकम के शंकर से की है। यानी कि रामचरण भैया की तुलना तुलसी ने संस्कृत ग्रंथ मृच्छकटिकम के शंकरा से की है। आत्मकथा में लेखक ने जेडी चाचा का भी वर्णन किया है, जो अहिंसात्मक प्रतिरोध के लिए जाने जाते हैं। बसु पांडे जो झूठा बकरी चोरी का आरोप लगाकर, जेडी चाचा जो अहिंसात्मक प्रतिरोध के लिए जाने जाते हैं, उसे बसु पांडे ने झूठा बकरी चोरी लगाकर जेल में बंद कर दिया था, जबकि बसु पांडे के पास कभी भी कोई बकरी ही न थी। जेडी चाचा का मूल नाम लड़कुआ था, किंतु बगदाद पहुंचने पर किसी अंग्रेज अफसर ने शिया मुसलमान के लोकप्रिय नाम उपमा जेदी जेदी की उपमा से इन्हें पुकारने लगे। तुलसी अपनी सफलता और अपने प्रेरणा स्रोत के बारे में कहते हैं कि आज मैं वर्तमान समय में जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े प्रोफेसर और बड़े प्रोफेसर का जो अध्यक्ष बन चुका हूँ, यहाँ तक पहुँचाने में मुख्यतः 3 मजदूरों यानी कि 3 लोगों का श्रेय महत्वपूर्ण रहा, जो मुझे यहाँ इस मुकाम पे पहुँचाए। उनमें से पहले नंबर पे यह कहते हैं कि जिन्होंने मुझे छोटी उम्र में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तरफ अनजाने में खींचा, उनमें से एक थे सोवियत संघ में समूरी खेती करने वाले मुन्ना चाचा।
दूसरे थे दागे को दगिया कहने वाले सोनई और तीसरे थे जेदी चाचा। इस आत्मकथा की भूमिका में तद्भव के संपादक अखिलेश को धन्यवाद देते हुए कहते हैं कि मेरे भीतर से मुदहिया को खोदकर लाने का श्रेय तद्भव के संपादक अखिलेश को जाता है, अर्थात मुदहिया लिखने की प्रेरणा और ऊर्जा मुझे उन्हीं तद्भव के संपादक अखिलेश से मिली। धन्यवाद।